Hello everyone, my name is Akhil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल्स और लैबोरेटरीज में इस्तेमाल होने वाले चीजों को इतना साफ कैसे रखते हैं? ऑपरेटिंग रूम्स में इन्फेक्शंस को कैसे रोका जाता है? या यहाँ तक कि आपका हैंड सैनिटाइजर असल में काम कैसे करता है? ये सब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। ये दो प्रोसेसेस कई सारे पैथोजेंस, टॉक्सिन्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई एंड इवन स्पोर्स, इन सब से बचाकर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन होता क्या है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बीच के डिफरेंसेस, स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन के वाइडली यूज्ड मेथड्स और इन मेथड्स को कैरी आउट करने के लिए यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स, मशीन्स के बारे में भी। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। Students, first we'll discuss about the sterilization process, then after this we can go for disinfection process. Sterilization is complete elimination or destruction of all forms of microbial life, including bacteria, viruses, fungi and spores. स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग सरफेस या नॉन लिविंग सरफेस पर रहने वाले तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या स्पोर्स, इन सब को कंप्लीटली वहां से हटा देना या उनको किल कर देना। सो ऐसे प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स। The first method is physical method, the second method is chemical method. The physical method is further divided into two types: moist heat sterilization, dry heat sterilization. Moist heat sterilization primarily works by denaturing proteins and disrupting cell membranes. The presence of moisture allows heat to penetrate cells more effectively. स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हीट में ज्यादा देर तक सर्वाइव या स्टेबल नहीं रह पाते हैं। सो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हीट मॉइस्चर के हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स को इजीली पेनिट्रेट करेगा, उनके प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन करेगा, जिसके वजह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। सो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के कई सारे टाइप्स रहेंगे। पहला टाइप होगा ऑटोक्लेविंग। In moist heat sterilization, the first method is autoclaving. Students, it is one of the most widely used method in hospitals, operation theaters, laboratories, because it is a standard for sterilization of many medical devices and laboratory materials. Students, okay, as you can see here in the image, if I show you, okay, here we have got the image or equipment that is autoclave. Okay, this is vertical autoclave. It is available in different sizes and different shape also. Students, okay, as per the requirement the hospitals will be making use of these autoclaves. Okay, सो ये ऑटोक्लेव का इमेज है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये एक वर्टिकल ऑटोक्लेव रहेगा। ये अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप में अवेलेबल रहेगा। लाइक हॉस्पिटल्स में, लैबोरेटरीज में स्मॉल साइज का ऑटोक्लेव देखने मिलेगा, या ऑपरेशन थिएटर्स में, ओके, या CSST डिपार्टमेंट में यही ऑटोक्लेव लार्ज साइज में देखने को मिलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शेप में भी देखने को मिलेगा। इस ऑटोक्लेव के अंदर ऑपरेशन थिएटर्स में यूज होने वाले कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या क्लॉथ मटेरियल हो सकता है जो कि हीट सेंसिटिव नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस ऑटोक्लेव द इंस्ट्रूमेंट्स which are not heat sensitive, the cloth material which is not heat sensitive, those things, those materials are autoclaved or sterilized by using this equipment. Students, ओके, सो जो इंस्ट्रूमेंट्स या क्लॉथ मटेरियल जो कि हीट सेंसिटिव नहीं रहेगा, वैसे मटेरियल्स को हम इस ऑटोक्लेव के अंदर डाल के उनको हम स्टेरिलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, ओके, सो इन इवन ये लैबोरेटरीज में भी कई सारे लैबोरेटरीज में भी यूज होता है, बट इन स्मॉल साइज में अवेलेबल रहेगा स्टूडेंट्स से। So the next point is typical conditions are 121 degrees Celsius at 15 psi for 15 to 20 minutes.
ऑटोक्लेव में हम जो भी आइटम्स प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, वो चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ड्रेप्स, गाउन्स या कोई क्लॉथ मटेरियल हो सकता है, इन सबको डालने के बाद उसको हम 121 डिग्री सेल्सियस रेंज में सेट करेंगे, 15 टू 20 मिनट्स के लिए प्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। सो आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स उसके अंदर जितने भी जो भी आइटम्स रहेंगे वो सारे के सारे स्टेराइल होकर आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, the second method is tyndallization, which is also known as fractional sterilization. Tyndallization method ये माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हीट सेंसिटिव मीडिया होगा जो कि जिसको स्टेराइल करना ज़रूरी होता है, तब हम tyndallization मेथड को कैरी आउट करते हैं स्टूडेंट्स। So this method involves repeated cycles of heating to 100 degrees Celsius for 20 to 30 minutes on 3 successive days with incubation periods in between. So tyndallization ये completely different रहेगा ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक बार ऑटोक्लेव कर रहे थे, स्टेराइल कर रहे थे 15 to 20 मिनट्स के लिए, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ वन टाइम स्टेराइल नहीं करेंगे, बट 3 डेज कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज में हम क्या करेंगे, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 टू 30 मिनट्स के रेंज में इसको रखेंगे, स्टेराइल करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर मंडे फर्स्ट डे अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स के लिए स्टेराइल कर रहे हैं, फिर उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे। फिर सेकेंड डे हम फिर से इंक्यूबेशन से बाहर निकालेंगे, उसको फिर से टिंडलाइजेशन के लिए 20 टू 30 मिनट्स के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस करेंगे। ये हुआ सेकेंड डे। थर्ड डे हम फिर से वही सेम मीडिया को फिर से रखेंगे और सेम मेथड फिर से कैरी आउट करेंगे। सो ये रिपीटेड साइकिल्स में होगा स्टूडेंट्स। सो 2 टू 3 डेज के बाद वो जो मीडिया जो हम स्टेराइल करने की कोशिश कर रहे हो तब जाके स्टेराइल होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो द फर्स्ट हीटिंग किल्स द वेजिटेटिव सेल्स। जो भी हम उसमें जो हम फर्स्ट टाइम जो स्टेराइल करने के लिए रखेंगे स्टूडेंट्स, तब वो उसके अंदर रहने वाले जो भी वेजिटेटिव सेल्स रहेंगे उनको किल करेगा, and the incubation period will allow the spores to germinate into vegetative cells which are then killed in the subsequent heating cells। जो हम फर्स्ट टाइम स्टेराइल करने के बाद जब हम उसको निकाल के इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे, तब उसके अंदर रहने वाले स्पोर्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। देन आफ्टर दैट सेकेंड डे और थर्ड डे में सब्सिक्वेंटली उसके अंदर जो भी जितने भी जो भी वेजिटेटिव सेल स्पोर्स रहेंगे वो भी किल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ये टिंडलाइजेशन मेथड के बारे में ये सब कुछ था स्टूडेंट्स। ये हम माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी लैब्स में यूज करने वाला मेथड रहेगा। The third method is pasteurization. This uses lower temperatures for specific times to kill pathogenic microorganisms in liquids like milk and juice. It doesn't achieve sterilization as some non-pathogenic microbes may survive. Common methods include holding at 63 degrees Celsius for 30 minutes or 72 degrees Celsius for 15 seconds। ओके, पास्चराइजेशन मेथड ये इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला मेथड है स्टूडेंट्स, जहां पे मिल्क या जूस के अंदर रहने वाले जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको किल करने के लिए एंड वो जूस या मिल्क को स्टेराइल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला मेथड रहेगा ये पास्चराइजेशन स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे कौन से रेंज में जाएंगे हम, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए प्लेस करेंगे या 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, so this was all about the moist heat sterilization. Now we'll discuss about the dry heat sterilization. Dry heat sterilization uses high temperatures for longer periods. For example, 160 degrees Celsius for 2 hours. It will oxidize the cellular components. So dry heat sterilization में difference क्या रहेगा moist and dry heat में? Dry heat ज्यादा टेम्परेचर इस्तेमाल करेगा, फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर्स एंड लॉन्गर एक्सपोजर टाइम्स कंपेयर टू मॉइस्ट हीट बिकॉज हीट ट्रांसफर इज लेस एफिशिएंट इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। सो ये ज्यादा टेम्परेचर को इस्तेमाल करेगा, ज्यादा टाइम तक इसको स्टेराइल करने में लगेगा स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा, वेयर एज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में मॉइस्चर का प्रेजेंस था, जिसकी वजह से हीट बहुत ही जल्द जितने भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको पेनेट्रेट कर रहा था और उनका ब्रेक डाउन कर रहा था। बट यहाँ पे किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से लाइक हायर टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा देर तक हम लोगों को उस आइटम को या जो भी हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको ज्यादा देर तक प्लेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, यस। In dry heat sterilization, we have got several different methods. The first method is hot air oven.
It uses dry heat at temperatures typically ranging from 160 degrees Celsius to 180 degrees Celsius for 1 to 2 hours. It is used for sterilizing glassware, metal instruments, powders and oils that cannot be sterilized with moist heat. Okay, hot air oven ये एक ऐसा equipment रहेगा students. If I can show you in the image, yes, here we have got the image of hot air oven students. Okay, here one more image we have got. Yes, these are the images of hot air oven students. ये hot air oven कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे जो भी मीडियम, जैसा भी जो भी इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसको स्टरल करना पड़ेगा, बट वो मॉइस्ट हीट में स्टरल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स. इट नीड्स टू बी ड्राई हीट की ही जरूरत पड़ेगी. सो ऐसे कंडीशंस में हम हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करेंगे. हॉट एयर ओवन क्या करेगा? 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस इस रेंज के अंदर 1 to 2 आवर्स के लिए हम लोगों को इसके अंदर प्लेस करना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट्स, यस, हियर इनसाइड इमेज में यहाँ पे हम प्लेस करेंगे हमारे मटेरियल को. वो चाहे मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है या कोई ग्लास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कोई पाउडर हो सकता है. इनको हम यहाँ पे 1 to 2 आवर्स के लिए प्लेस करेंगे और हमारा टेम्परेचर 180 डिग्री से 160 डिग्री के रेंज में हम सेट करेंगे स्टूडेंट्स. सो तब जाके वो स्टेराइल होंगे. ओके, यस. So this is about the hot air oven. The second method is incineration. Direct exposure to flame or high temperatures in an incinerator completely destroys the microorganisms. This method is used for disposal of contaminated waste and carcasses. Okay, as you can see here in the image. Yes, here we have got the incinerator students. Okay, ये incinerator कहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट्स? अगर हम लोगों को कोई भी एक ऐसा यूज मटेरियल हो सकता है जो कि कंटामिनेटेड वेस्ट हो सकता है, अगर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना रहा, अगर हम उसको बाहर नेचर में, अगर हम लोग उसको बाहर ऐसे रिलीज कर देंगे वाटर में या कोई सॉइल में, तो फर्दर इन्फेक्शंस कैरी आउट कर सकता है या कोई पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है. ऐसे मटेरियल, ऐसे कंटामिनेटेड वेस्ट को हम क्या करेंगे? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे. किसके मदद से? इंसिनरेटर मेथड से इस्तेमाल करेंगे. हियर वी हैव गॉट द मशीन ऑफ इंसिनरेटर. सो इसके अंदर हम यहाँ पे हमारा कंटामिनेटेड वेस्ट प्लेस करेंगे और इसको हम अंदर पुश कर देंगे और यहाँ पे अंदर ये विथ हाई फायर, विथ हाई टेम्परेचर से क्या करेगा? वो कंटामिनेटेड वेस्ट को पूरी तरह से जला देगा स्टूडेंट्स. एज यू कैन सी हियर वन मोर इमेज. यस, हियर दिस इज ऑल्सो इंसिनरेटर जिसके अंदर कंटामिनेटेड वेस्ट रख के जला रहे स्टूडेंट्स, जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ पे. Okay, yes. Next one is infrared radiation. Radiation method आएगा students, can be used for sterilization in some industrial and laboratory settings. Okay, थोड़े बहुत ऐसे industrial या laboratory settings होंगे जहाँ पे infrared radiations के मदद से भी sterilization carry out कर सकते हैं. Okay, so these are physical methods students. In physical methods we have two types: moist heat sterilization and dry heat sterilization. So now we'll discuss about the chemical methods. Okay, chemical method which is also known as cold sterilization. In chemical method, the first type is ethylene oxide gas, okay, which is also known as ETO method. Ethylene oxide gas principle is alkylating agent that damages proteins and nucleic acid students. Okay, ETO में यहाँ पे as I can show you in the image. Yes, here we have got the ETO machine students. Okay, so this is the ETO machine here and one more. Yes, here this is also ETO machine students. Okay, so the materials which are again heat sensitive हो सकते हैं या moist sensitive हो सकते हैं, ऐसे materials को हम क्या करेंगे? उसको हम पैकेज में इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे पैकेट में पैक करेंगे और इस ETO मशीन में हम उनको ऐसे बॉक्सेस में प्लेस करके उसको हम इंसर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स. सो this is cold sterilization student. Okay, so in cold sterilization or chemical method, the first method is ethylene oxide gas. Okay, so कहाँ पे इसको यूज करेंगे? हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है स्टूडेंट्स, जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं. ओके, जिनको हम टिंडलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या करेंगे? ETO में डालेंगे स्टूडेंट्स. वहां पे वो कंप्लीटली स्टेराइल होकर वापस फिर से रीयूज के लिए आ सकते हैं स्टूडेंट. The next chemical method is glutaraldehyde or formaldehyde.
Okay, principle is alkylating agents, high level disinfection or sterilization of heat sensitive endoscopes and instruments. It requires long exposure for the sterilization process. Okay, chemical methods में second type होगा हमारा glutaraldehyde और formaldehyde students. Okay, so ये से chemicals को हम क्या करेंगे with the help of different machines हो सकते हैं, equipments हो सकते हैं, जैसे कि fumigation machine हो सकता है, उनके मदद से हम क्या करेंगे, ऐसे chemicals को उसमें place करेंगे या उसके अंदर डालेंगे. ओके, एंड उसके बाद हम इसको डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल मेथड्स. ओके, यस, द नेक्स्ट पार्ट इज डिसइंफेक्शन स्टूडेंट्स. ओके, disinfection to reduce the number of pathogenic or disease causing microorganisms on inanimate objects, non living surfaces to a safe level. disinfection एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि नॉन लिविंग सरफेस पे रहने वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेड्यूस करना या उनको डिक्रीज करना स्टूडेंट्स. ओके, सो ऐसे प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं. वेयर एज स्टरलाइजेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, लिविंग या नॉन लिविंग सरफेस पे रहने वाले तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को कंप्लीटली वहां पे हटा दे रहे थे, किल कर दे रहे थे. बट यहाँ पे डिसइंफेक्शन में कैसा होगा, यहाँ पे सिर्फ नॉन लिविंग सरफेस पे रहने वाले डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम रेड्यूस करेंगे, उनका नंबर डिक्रीज करेंगे. कंप्लीटली यहाँ पे उनको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे डिसइंफेक्शन मेथड में. It does not necessarily kill all microorganisms, especially resistant bacterial spores. It makes the item safe for handling or use. ये completely ना ही kill करेगा, ना ही उनको पूरी तरह से हटाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां पे, बट ये जो भी आइटम रहेगा, जो नॉन लिविंग जो भी सरफेस रहेगा, आइटम रहेगा, उसको सेफली यूज करने में इसको हम लोगों को इजी करके देगा स्टूडेंट्स. ओके, द एग्जांपल्स ऑफ डिसइंफेक्शन इज क्लीनिंग ए लैब बेंच विथ अल्कोहल, sanitizing kitchen counters, wiping down the medical equipment surfaces. एग्जाम्पल्स इसके कैसे रहेंगे, लाइक ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में या लैबोरेटरीज में जो भी वहां पे टेबल्स रहेंगे, जो ट्रॉली रहेंगे या कोई इंस्ट्रूमेंट्स रह सकते हैं जिनको अल्कोहल या स्पिरिट बोल सकते हैं हम, उसके मदद से हम क्या करते हैं, उसको हम जस्ट क्लीन कर देते हैं. सो उसको हम डिसइंफेक्शन कह सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, यस, एजेंट्स यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे. द फर्स्ट एग्जांपल विल बी अल्कोहल या एथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. मैकेनिज्म, इट विल डीनेचर द प्रोटीन और डिसॉल्व द लिपिड्स. It is used on the antiseptic on skin, that is 70% concentration is most effective disinfectant for surfaces. The first example क्या होगा इसका, अल्कोहल्स होंगे जो कि हमारे स्पिरिट्स में प्रेजेंट रहेंगे. जब भी हम किसी पेशेंट को अगर हम टच करने से पहले या पेशेंट को टच करने के बाद जो भी हम स्पिरिट हाथ में लेते हैं या कोई सैनिटाइजर जो हम हाथ में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके जैसे हम रब करते हैं, दैट इज ऑल नथिंग बट अल्कोहल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स उसके अंदर. वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है. वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रह सकते हैं हमारे हाथ के ऊपर या हमारे कोई एक नॉन लिविंग सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको क्या करेगा, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, उनके लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा और उनको उनका नंबर रिड्यूस कर देगा. ओके, सो ऐसे एक एंटीसेप्टिक के तौर पे पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, the second type of disinfectant is halogens. Halogens like chlorine compounds like bleach, iodine compounds like betadine. Okay, ये नाम आपने बहुत commonly या widely सुना होगा, that is betadine, that is iodine compound, और povidone iodine के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा famous रहेगा. ये एक oxidizing agent रहेगा जो कि denature करेगा proteins को. Chlorine is used for water treatment, surface disinfection, whereas iodine is used as an antiseptic on the skin. जैसे कि यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो, यस, हियर वी हैव गॉट द बेटाडीन सॉल्यूशन जो कि स्किन पे इस्तेमाल हो रहा है. ओके, सो ये जितने भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, उनको डीनेचर करेगा, उनके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेगा. ओके, यस, सो द थर्ड मेथड और थर्ड केमिकल इज फिनॉल्स. ओके, फिनॉल्स रहेगा यहाँ पे. disrupt the cell walls and membranes or denature the proteins. Okay, it is used as disinfectant for surfaces especially in labs and hospitals. phenols हम लोग commonly इसको हम फ्लोर क्लीनर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, ओटीज में या लैबोरेटरीज में. ये क्या करेगा, जितने भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके सेल वॉल को, मेम्ब्रेन को उनका ब्रेक डाउन करेगा और उनके प्रोटीन को डीनेचर करेगा. ओके, एक डिसइंफेक्टेंट तौर पे सर्फेसेस या लैब्स या हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल.
This was all about sterilization and disinfection. If you have any doubts or questions related with this topic, put them in the comment section. If you are new to this channel, please do subscribe and hit the like button. We'll meet in the next video with more exciting topics. Till then, stay safe, keep sharing, keep learning. Thank you.